गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं आप लोग? चलिए, हाँ जी भाई, सारे लोग जुड़ जाइए फटाफट। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? एग्ज़ाम्स चल रहे हैं आप लोगों के? अभी तो कुछ एग्ज़ाम आने वाले हैं ना? चलिए भाई, तो स्टार्ट किया जाए। उम्मीद है आपने ट्रायंगल वाले सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं, ठीक है? ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट वीडियो था, वो आपने देखा हुआ है। ठीक है, आज हम लोग करने वाले स्टार्ट क्वाड्रिलेटरल। क्या स्टार्ट करने वाले हैं भैया? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है? तो चलिए, बिना देरी के कॉपी पेन लेके बैठ जाइए भाई। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल। चलिए, चतुर्भुज। तो कॉपी पेन लेके ही बैठिए, ठीक है? चलिए भाई। देखो क्वाड्रिलेटरल ना, अगर आपने जैसे पढ़ रखा है, ठीक है? तो फिर आपके लिए क्वाड्रिलेटरल जो है ना, वो दिक्कत नहीं करेगा। क्वाड्रिलेटरल हिंदी में बोलते हैं बेटा चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। देखो नाम में ही लिखा है चतुर। चतुर का मतलब यहाँ चार होता है और भुज का मतलब होता है भुजाएं। मतलब एक ऐसा डायग्राम बोल सकते हो जिसमें चार साइड्स होंगी, तो बोल सकते हैं फोर साइडेड। कितने साइडेड का? साइडेड क्लोज्ड, ठीक है। चार साइड का क्लोज्ड फिगर जो होगा वो हमारा कहलाएगा क्वाड्रिलेटरल। क्या कहलाएगा? क्वाड्रिलेटरल। अब अगर मैं क्वाड्रिलेटरल बनाने जाऊं तो आप आराम से बना सकते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है? इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर देते हैं। ये रहा हमारा एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है? क्वाड्रिलेटरल का नाम दे देते हैं भैया। नाम जैसे मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर नाम दे सकते हैं ए, बी, सी और डी। आपने देखा कि यहाँ चार साइड्स दे रखी है, चारों साइड्स दे रखी हैं। चारों साइड्स का नाम है ए, बी, सी, सी, डी और डी। चार साइड्स है और आप देख रहे हैं कि चार एंगल्स भी हैं। कितने एंगल्स हैं? चार एंगल्स भी हैं। इनको इंटरनल एंगल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटरनल एंगल्स। तो यहाँ पर पहले पॉइंट, दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स। आंतरिक कोण जो होते हैं इन सब का सम कितना होता है? तो सम होता है 360 डिग्री। हर बच्चे को पता होता है, वैसा कुछ बहुत खास नहीं है। अगर कोई ये जानना चाहे कि भैया कहाँ से, तो आप एक यहाँ से एक लाइन अगर ड्रॉ कर दे तो आप बताओ, एक ट्रायंगल नीचे और एक ट्रायंगल ऊपर, और आपको पता है ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो 180 नीचे हो गया, 180 ऊपर हो गया, टोटल हो गया हमारा कितना? 360। उम्मीद है ये बेसिक पॉइंट जो है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी में हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो पहली बार चीजों को सीख रहे हैं या कॉम्पिटिटिव लेवल पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पढ़ा नहीं है, कभी सुना नहीं है, जाने हैं, बट इसको अब बहुत सारे बच्चे जो थोड़ा आगे लेवल पे हैं तो बोलते हैं कि ये छोटी-छोटी बातें क्या ही बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आप धैर्य रखें। अगर आपको लगता है कि ये हमारा पता है हमको, तो जहाँ से आपके मतलब का चीज़ समझ में आए वहाँ तक आप स्किप भी कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, फॉर दिस थोड़ा तेज देख सकते हो, ठीक है? चलो, तो अब इसके आगे अब यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। देखो इंटीरियर का तो सबको पता है, एक्सटीरियर भी बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन होता कितना है? क्वेश्चन मार्क लगा है। देखो एक्सटीरियर एंगल है कौन सा? तो मैं चारों साइड्स को एक्सटेंड करूंगा तो वहां पर एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है? जैसे मैं इस साइड को एक्सटेंड करूंगा तो एक एक्सटीरियर एंगल ये बनेगा। मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूंगा तो दूसरा एक्सटीरियर ये बनेगा। जब मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूंगा तो तीसरा एक्सटीरियर ये बनेगा, और जब मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूंगा तो यहाँ पर एक और एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो ये चार बन गए हैं। अगर इनके नामकरण कर दे तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। इन चारों को जब मैं ऐड करूंगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, और ये याद रखिएगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कोई भी आपका
डायग्राम हो उसका सम जो होता है वो 360 डिग्री ही होता है। कितना होता है? 360 डिग्री ही होता है। तो ये एक ऐसा क्वाड है जिसका इंटीरियर एंगल्स का सम और एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 360 होता है। उम्मीद है बिल्कुल छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या कोई ऐसा बच्चा भी जिसको लग रहा है कि छोटी छोटी बातें नहीं समझ में आई, तो इसको भी लिख लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, बिना बातचीत के। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट फिर से एक क्वाड बना देते हैं। ठीक है, फिर से क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। ये रहा, क्वाड का नाम दे देते हैं बेटा ए बी सी और डी। अब सोचो कि अगर इस क्वाड्रिलेटरल में यहां पर एक मैं डायगोनल खींच दूं। ठीक है, डायगोनल खींचने पर आप देख रहे हैं दो ट्रायंगल बन गए हैं। कितने ट्रायंगल? दो ट्रायंगल। अब दो ट्रायंगल पे अगर मुझे एरिया चाहिए, क्या चाहिए? एरिया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं पता है। तो भैया देखो, एक तो तरीका कि अगर आपका एक डायगोनल दिया हुआ है तो फिर आप इस शीर्ष से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए और इसका नाम दे दीजिए H1, और इस शीर्ष से ड्रॉ कर दीजिए और इस परपेंडिकुलर इसका नाम दे दिए H2। अब दो ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं, इस ट्रायंगल का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया। देखो बहुत ध्यान से समझा करो। क्या होगा? ट्रायंगल बेस दे रखा है, हाइट दे रखी है, तो 1/2 बेस है AC और हाइट है H1। और अगर ऐसे ही मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालने जाऊं, इस वाले ट्रायंगल का एरिया, तो एरिया क्या होगा इसका? तो एरिया होगा 1/2, बेस तो यही है AC और हाइट है H2। अगर मैं इन दोनों एरिया को जोड़ दूं तो क्वाड का एरिया आ जाएगा। अरे हाँ या ना? अगर मैं इन दोनों एरिया को जोड़ दूं तो क्वाड्रिलेटरल पूरा बन जाएगा, और इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो होगा बच्चा, वही आराम से निकल आएगा। तो मैं इसका एरिया अगर लिखना चाहूँ तो एरिया क्या होगा? मैं दोनों को जोड़ रहा हूँ। आप जोड़ेंगे तो ध्यान से देखिए, 1/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो मैं 1/2 कॉमन ले लेता हूँ। फिर उसके बाद AC यहाँ भी है और AC यहाँ भी है, तो मैं AC को भी बाहर ले लेता हूँ, और अंदर बच जाएगा हमारे पास H1 और H2, और दोनों को जोड़ रहे हैं तो H1 प्लस, और ये हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है। अगर ध्यान से देखो तो AC एक विकर्ण है। क्या है? एक विकर्ण है। विकर्ण को हम लोग बोलते हैं बेटा डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल। हमें इस क्वेश्चन मिलेगा तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन के आ गया। क्या बन के आया? कि एरिया अगर निकालना है तो 1/2 इंटू डायगोनल इंटू, और ये क्या है? दोनों परपेंडिकुलर्स की लेंथ का सम। दोनों परपेंडिकुलर्स की जो लेंथ है उसका योग सम दिया हुआ है। ठीक है, ये आप आराम से कर सकते हैं। अगर ये नहीं याद रहता तो सिंपली आपको डायगोनल दिया है, परपेंडिकुलर्स, एरिया दोनों को निकाल के जोड़ दीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा है कि एरिया नहीं निकाल पाएंगे? बताइए भाई। ठीक है, अब एरिया के बाद यहीं पर एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट बन सकता है कि मान लो कभी आपसे पेरीमीटर पूछ ले कि भैया पेरीमीटर बता दो। पेरीमीटर क्या होता है बच्चा? ये होता है परिमाप। और परिमाप आप सभी बच्चे जानते हैं, परिमाप का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का योग। अब सभी भुजाएं कौन कौन सी हैं? ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ये हमारा पेरीमीटर होगा। कोई ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा कि ये चीजें नहीं आ रही हैं तो बताइए। आप लोग कमेंट करा करिए। चलिए लिखिए जल्दी से, आगे बढ़ो। इसको फटाफट लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े बच्चा। अब आगे देखो क्या है। अब एक केस है। केस ये है कि मान लो हमने कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाया, ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल बनाया जिसके जो विकर्ण हैं, ठीक है, जिसके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को कितने डिग्री पर कट कर रहे हैं? 90 डिग्री पर कट। नाम दे देते हैं A B C और D। ये एक हमारा चतुर्भुज है और जिसके दो
विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री पर कट कर रहे हैं? 90 डिग्री पर। अगर कभी ऐसा मिलता है कि दोनों विकर्ण 90 डिग्री पर मान लो ओ पर कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो चार तरह के यहाँ पर राइट एंगल बन रहे हैं। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 90 होगा और ये भी 90 होगा। तो अब आप चाहे तो यहाँ पर चार तरह की इक्वेशंस लिख सकते हैं। चार तरह की इक्वेशंस आप लिख सकते हैं। चार तरह की पाइथागोरस यहाँ लग जाएगी, क्योंकि चार राइट एंगल ट्रायंगल, चार समकोणीय त्रिभुज दिख रहे हैं। एक ये वाला दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक दिस वन और ये। इन चारों की इक्वेशन लिखेंगे AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, फिर लिखेंगे AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, फिर लिखेंगे DO और प्लस OC, फिर लिखेंगे OC प्लस OB बराबर दिस वन। तो इस तरह से अगर हम जोड़ेंगे चारों को तो हमारे पास एक रिजल्ट आएगा। चलो फटाफट लिख ही लेते हैं, ठीक है। क्या क्या होगा देखो, चारों लिखने में बहुत देर नहीं लगेगी। मैं पहले इस वाले को लिख रहा हूँ, बताओ क्या होगा। AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर और बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर। अरे हाँ या ना, पहली इक्वेशन। दूसरी क्या होगी बेटा, तो होगी AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर और ये होगी AD का स्क्वायर। अरे हाँ या ना, दूसरी इक्वेशन। ऐसे ही मैं तीसरी लिख देता हूँ इधर से, DO या OD स्क्वायर और प्लस OC स्क्वायर बराबर OD और OC का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CD इक्वेशन। और ऐसे ही अगर मैं लिखूंगी तो और प्लस OB का स्क्वायर और ये हो जाएगा किसके बेटा, BC। अब ये चारों को अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर दो दो बार चीजें हमको नजर आ रही है। दो बार OB, दो बार AO। अब दो दो बार है, लेकिन और ऑब्जर्व करो, AO AO आ चुका है, यहाँ AO नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को जोड़ देता हूँ। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो AO आ जाएगा, BO आ जाएगा, CO आ जाएगा और DO आ जाएगा। AO स्क्वायर, BO स्क्वायर, CO स्क्वायर और DO स्क्वायर। और इसका जो रिजल्ट है वो आएगा AB स्क्वायर और प्लस CD स्क्वायर। ऐसे ही जब मैं इन दोनों को भी जोड़ूंगा तो फिर से देखो, AO BO CO और DO, फिर से वही AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। और ये फिर से रिजल्ट इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ये दोनों रिजल्ट्स तो सेम है, तो आप कह सकते हो कि इन दोनों का सम भी सेम होगा। अब इन दोनों को अगर ऑब्जर्व करें तो ये लिखा है AB स्क्वायर और प्लस CD स्क्वायर बराबर होगा AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ऐसे याद रखोगे तो भूल जाओगे, क्योंकि अगर उसने ABCD की जगह PQR दे दिया तब तो पागलपन हो जाएगा। तो इसलिए याद रखने का तरीका क्या है, अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो AB और CD साइड्स को देखो ध्यान से। AB 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 और CD, कहीं ऐसा तो नहीं अपोजिट साइड्स का स्क्वायर करके जोड़ा गया है। और इधर देखो AD और BC। तो जब भी इस तरह का सम आएगा कि अगर इफ, कंडीशन है कि इफ डायगोनल्स कट ईच अदर, अगर डायगोनल्स एक दूसरे को कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर कट करते हैं। कितने डिग्री पर बेटा, 90 डिग्री पर कट करते हैं, तो रिजल्ट होता है क्या, अपोजिट साइड्स का स्क्वायर का सम। अपोजिट साइड्स के स्क्वायर का सम अपोजिट साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इस तरह से अगर मैं बनाया हूं तो यहां से आप लिख सकते हैं AB का स्क्वायर और अपोजिट है CD का स्क्वायर बराबर है AD का स्क्वायर और बराबर है BC का स्क्वायर। अरे हाँ या ना, क्या ये चीज नहीं समझ में आई? कोई ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा हो कि ये चीज नहीं आएगी समझ में, नोट करिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत आसान चीजें हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको ध्यान से चीजें समझनी होंगी, आराम से करना होगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। और ये कंडीशन है, ध्यान देना, कंडीशन क्या है कि जब दोनों डायगोनल्स, दोनों विकर्ण एक दूसरे को कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर कट करते हैं भैया, तो फिर आपका रिजल्ट आता है ये। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ नेक्स्ट चलिए।
आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट भी बड़ा प्यारा है भाई। प्यारा कैसे है देख लो खुद ही, अभी पता चल जाएगा। ये रहा हमारा, ठीक है। ये रहा, ठीक है। नाम दे देते हैं ए बी सी और, ठीक है। अब है क्या ये, अब यहाँ पर ये एक जनरल क्वाड है, ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है। कोई भी, ये एक जनरल कैटेगरी का क्वाड है, ठीक है, जनरल क्वाड है, जनरल क्वाड्रिलेटरल है। नहीं तो आप सोचो कि स्पेशल कोई है, नहीं स्क्वायर वगैरह है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इनकी साइड्स चाहो तो मैं मान लूं। साइड्स कैसे, ए बी साइड को मान लेते हैं स्मॉल ए, बी सी को मान लेते हैं स्मॉल बी, सी डी को मान लेते हैं स्मॉल सी और डी ए को मान लेते हैं स्मॉल डी। अब हम कर क्या रहे हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चन में पूछूंगा। मैं इस साइड साइड ए का मैं मिड पॉइंट ले लेता हूँ। मिड पॉइंट का मतलब ये लेंथ a/2 और ये लेंथ b। इस साइड का मैं मिड पॉइंट ले लेता हूँ, ये लेंथ b/2 बेटा और ये लेंथ भी b/2। क्लियर है। ऐसे ही मैं c यहाँ पर मिड पॉइंट ले लेता हूँ c/2 और यहाँ भी c/2 और इस लाइन का भी मिड पॉइंट ले लेते हैं, तो ये लेंथ d/2 और ये लेंथ भी d/2। अब ये जो मिड पॉइंट्स हमने बनाए इनके नाम चाहे तो दे दें, हम आपको नाम दे देते हैं। चलो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं p, इसका नाम q, इसका नाम r और इसका नाम s, और मैं इनको देता हूं मिला। जैसे ही मैंने ये मिलाया, ठीक है, तो अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है पी क्यू आर एस। क्या बन रहा है, पी क्यू आर एस, ठीक है। अब इनके बारे में चाहो तो मैं लिख देता हूं थोड़ा सा। क्या लिखेंगे कि ए बी सी डी जो है क्वाड्रिलेटरल हमारा, ए बी सी डी ये एक क्वाड है, ठीक है। और P Q R S ये मिड क्या है, मिड पॉइंट्स है किसके, ऑफ साइड्स, साइड्स के ये मिड पॉइंट्स हैं। और इसी से हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन गया है PQRS। ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, अगर मैं चार ऑप्शन आपको दे दूं, चार ऑप्शन देते हैं, मान लो कि ये पहला ऑप्शन दे देते हैं स्क्वायर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे देते हैं हम आपको, मान लेते हैं कि ये हमारा है पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दे देते हैं कि ये है रेक्टेंगल बेटा, रेक्टेंगल, ठीक है। और चौथा दे देते हैं कि ये है रोम्बस। क्या है, रोम्बस। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको हिंदी नहीं पता होगी इसकी। तो स्क्वायर को वर्ग कहते हैं बेटा, इसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है, समांतर चतुर्भुज। इसको बोलते हैं बेटा आयत, ठीक है। और इसको कहा जाता है समचतुर्भुज। क्या कहा जाता है, समचतुर्भुज, ठीक है। तो अब इनमें से पूछा कि जो अंदर पी क्यू आर दे, अब देखो अगर तुम ध्यान से तो तुमको लगेगा कि ये आयत की तरह है, या हो सकता है तुमको ये स्क्वायर लग सकता है कि भैया ये हमको बराबर बराबर लग रहा है। तो देखने पे मत जाओ, ठीक है, देखने पे कुछ नहीं है। अब डिपेंड करता है साइड्स कैसी हैं, ठीक है। अब ये जनरल क्वाड है, जनरल क्वाड का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि a बराबर b बराबर c बराबर d, तब तो ये फिर स्क्वायर बन जाएगा या फिर रोम्बस समचतुर्भुज हो जाएगा। एंगल डिफाइन हो जाएगा तो फिर एंगल डिफाइन से हो जाएगा। तो अभी ये जनरल है, मतलब जो ये है हमारा ABCD एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है, मतलब ये स्क्वायर नहीं है। हमने कंडीशन एक जनरल है, सब साइड्स मान लो अलग अलग है, ठीक है, a अलग b अलग c अलग d अलग, ठीक है। चलो इस केस में फिर आंसर क्या आएगा, जब कैटेगरी बनेंगे तो फिर आंसर्स अलग आएंगे, वो अलग बात होती है। अभी इस केस में अगर मैं ये कह दूं कि सारी साइड्स अलग अलग हैं, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी नॉट इक्वल टू डी, ठीक, अगर ये केस हो जाए, ए बी के बराबर, बी सी के बराबर नहीं, सी डी के बराबर नहीं, ठीक है, ऐसा मान के चलो, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। तो अब आंसर क्या होगा, देखो अब इसके लिए हमें दो तीन चीजें पता होनी चाहिए और इसके लिए ध्यान से सुनना हमारी बात। अगर कैसे भी करके, सुनना ध्यान से, अगर इन चारों ऑप्शन की बात करें, इन चारों ऑप्शन को ऑब्जर्व कर रहा हूं, स्क्वायर और रोम्बस, समचतुर्भुज और वर्ग, इनकी आपको पता है कि ऑल साइड्स, चारों भुजाएं इक्वल होती है, चारों साइड्स बराबर। और इन दोनों की अगर बात करें तो इन दोनों में अपोजिट साइड्स, अपोजिट का मतलब समझ रहे हो, विपरीत भुजाएं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होती, अगल बगल की एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होती, ठीक। अगर मैं केवल ये पता कर लूं, अगर मैं केवल ये पता कर लूं
कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं या चारों साइड्स, मतलब ये और ये बराबर हैं या ये दोनों अलग-अलग हैं, मतलब सामने की साइड्स बराबर हैं केवल। तब तो फिर हमारा अगर चारों साइड्स बराबर है तो इन दोनों में कोई आंसर होगा। अगर केवल सामने की साइड्स बराबर हुई, मतलब ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, तो फिर आपको पता है या तो आंसर पैरेललोग्राम मतलब समांतर होगा या फिर आयत होगा। चलो एक बात तो क्लियर हो गई कि 4 में से 2 तो हट जाए। अगर मैं साइड्स पता कर लूं तो फिर 2 हट जाएंगे, हाँ या ना? अब बात आएगी कि भई अब 2 में कैसे चुनोगे? 2 में चुनेंगे ऐसे कि जब स्क्वायर होगा तो आपको पता है इसका प्रत्येक एंगल 90 का होता है, समचतुर्भुज का एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, मतलब फिर मैं एंगल की तरफ जाऊंगा। आयत का प्रत्येक एंगल कितने का होता है? 90 का होता है और समांतर में 90 का नहीं होता। तो फिर हमें 2 चीजें निकालनी होंगी भैया। कितनी चीजें निकालनी होंगी? 2 चीजें। ठीक है? अब 2 चीजें अगर निकालनी है तो फिर दोनों के लिए हमें काम करना पड़ेगा। अब काम कैसे करेंगे इस चीज को समझो थोड़ा-सा। अब मैंने आपको ट्रायंगल में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, उसके बेस पे ही मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें करूँगा। कोशिश करना समझने की, अगर आ जाए तो बहुत अच्छा, ना आए तो दोबारा फिर देखिएगा। ठीक है? चलो शुरू करें? आ जाओ, शुरू करें। कौन-सी थ्योरम लगाएँगे पहले वो समझो। हमने आपको पढ़ाया कि अगर कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं एबीसी। इस साइड का मिड पॉइंट और इस साइड एसी का मिड पॉइंट ले लेते हैं, अलग-अलग है कोई मतलब नहीं। अगर अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो ये जो बनने वाली लाइन है ये तीसरी लाइन के पैरेलल हो जाएगी और इस लाइन की ये आधी हो जाएगी। अगर ये 2x है तो ये लेंथ x हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात? इसका मतलब है कि ये मिड पॉइंट थ्योरम की तरह लग रहा है। क्या लग रहा है भैया? मिड पॉइंट थ्योरम। अब मिड पॉइंट ही क्यों लिया हमने? क्योंकि वहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो वहां पर भी मिड पॉइंट्स का ही खेल है। यहाँ मिड पॉइंट्स ही दिए हैं तो हम क्यों ना फिर ट्रायंगल बनाएं। चलो पहले मैं एक काम करता हूँ, इस डायगोनल को मिला। जैसे मैं इस डायगोनल को मिलाऊंगा तो ऊपर एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ध्यान से सुनना। नजर हटी दुर्घटना घटी। अब ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल में आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये वाला मिड पॉइंट है इस साइड का, ये लेंथ c/2 ये लेंथ, और ये भी मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट को मिलाने वाली ये जो लाइन है, ये लाइन इस लाइन के, इस डायगोनल के, अगर इस डायगोनल को हम d मान लें तो ये लेंथ हो जाएगी d/2। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया भैया। सेम चीज नीचे कर सकते हैं, एक ट्रायंगल नीचे भी तो बन रहा है, जल्दी बोलो हाँ या ना? तो आप कहोगे यस, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी और ये इसके पैरेलल होगी, और ये लेंथ अगर d है तो ये लेंथ हो जाएगी d/2। यहां तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आप कहोगे यस भैया, इतना तो हमको समझ में आ गया। ठीक। अपोजिट साइड्स d/2 आ चुकी हैं, दोनों अपोजिट्स बराबर हो गए। अगर ये लेंथ भी d/2 आ गया, ठीक है, अगर ये लेंथ गया तब तो फिर भाई बात बन जाएगी स्क्वायर वगैरह की। लेकिन बात तो ये है कि जब चारों साइड्स बराबर हैं तो दोनों डायगोनल्स बराबर नहीं होंगे। ये बात भी सही है भैया। तो हमने जब इस डायगोनल को मिलाया तो ये वाला डायगोनल जो होगा सी ए, ये डायगोनल इस डायगोनल के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर साइड्स बराबर हुई, अगर ये साइड्स बराबर हुई तो ये लेंथ बराबर आएगी। अगर ये साइड्स बराबर होती, ये साइड्स के ये डायगोनल और इस साइड से ये डायगोनल, तब तो बराबर हो सकते थे। ठीक है, लेकिन जब साइड्स अलग अलग हैं, इस वाले ट्रायंगल के लिए साइड AD है और इस वाले ट्रायंगल के लिए साइड AB है, जब दो साइड्स अलग है तो डायगोनल कैसे बराबर हो सकता है? आप ऐसा भी सोच सकते हो, है ना? कॉमन सेंस थोड़ा लगाओ, आगे चीजें और समझ में आएंगी। ठीक, अब ये डायगोनल अलग है। अगर ये डायगोनल अलग है, मैं थोड़ी देर के लिए अगर इस लेंथ को D1 मान लेता तो ये D1/2 और ये भी D1/2 होता। अब ऐसे पीले वाले लेंथ को अगर मैं D2 मान लूं, तो अब देखो जरा, ये डायगोनल D2 है और इधर वाले ट्रायंगल पे फोकस करो। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ये वाली लाइन इस D2 की आधी होगी तो ये लेंथ होगी D2/2। ऐसे ही सेम चीज इधर भी ट्रायंगल बन रहा है, अरे हाँ या ना? पॉइंट और मिड पॉइंट मिला रहे हैं, पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ये लेंथ भी D2/2 होगी। अपोजिट साइड्स बराबर आ रही हैं, ये लेंथ D1/2, ये लेंथ D1/2, ये लेंथ D2/2, ये लेंथ, अपोजिट साइड्स बराबर है, ना कि एडजेसेंट साइड्स। चारों साइड्स बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया भैया कि फिर आंसर स्क्वायर तो नहीं हो सकता और इसको ये भी नहीं हो सकता। हमारे पास दो आंसर है, या तो पैरेललोग्राम होगा या फिर रेक्टेंगल। अब एंगल की बात करते हैं। एंगल
अगर चारों साइड्स अलग अलग है तो कोई भी एंगल 90 नहीं होगा। अरे हाँ या ना, या हो भी सकता है 90 हो, ठीक है। अब भाई चारों तो नहीं हो सकते 90, चारों अगर 90 हो जाते हैं तो इसका मतलब फिर ये जो डायग्राम था वो जनरल क्वाड नहीं था। चारों 90 का मतलब फिर वो या तो स्क्वायर था फिर या वो रेक्टेंगल था, जबकि मैंने पहले ही ये बात बोल दी थी। और अगर स्क्वायर रेक्टेंगल होगा तो फिर ये चारों साइड्स, स्क्वायर होता चारों साइड्स बराबर होती, अरे हाँ ना, और रेक्टेंगल होता तो अपोजिट साइड्स बराबर होती। तो ऐसा तो है नहीं, उसने बोला सारी साइड्स अलग है, तो इतना तो क्लियर है कि 90 तो नहीं है, ठीक है। कोई होगा हमें नहीं पता, एक आध होगा, दो फिर भी नहीं हो सकते, ठीक है। चल, तो अब अगर ये एंगल 90 नहीं है, ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी होंगी। और ये लाइन पैरेलल, अगर ये डायगोनल्स फिर एक दूसरे को डायगोनल्स 90 डिग्री पर कट भी नहीं करेंगे, ये 90 नहीं है तो फिर ये एंगल भी 90 नहीं होगा, और अगर ये 90 नहीं है तो फिर ये एंगल भी 90 नहीं होगा। इससे ये प्रूव होता है, आगे धीरे-धीरे ये सब समझ जाओगे कि क्यों कर रहे हैं। दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पर नहीं कट करेंगे। अगर ये दोनों पैरेलल होते और ये दोनों एंगल बाइसेक्टर होते तब तो ये 90 पे कट करता है। एंगल बाइसेक्टर में मैंने आपको थ्योरम पढ़ाई थी, अगर दो लाइन पैरेलल्स है और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही तो इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर कट करते हैं तो 90 डिग्री होता है। ना तो ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है ना ये एंगल बाइसेक्टर, तो ये 90 नहीं है। ये दोनों पैरेलल, अगर ये 90 नहीं तो ये 90 नहीं हो सकता। दो पैरेलल लाइंस के बीच में आपको पता है अगर ये अल्फा और ये कितना है बीटा, तो इन दोनों का सम कितना होता है 180। अगर ये 90 नहीं, अगर ये 90 नहीं तो ये 90 नहीं हो सकता। अगर ये 90 हुआ तो ये भी 90 हो जाएगा, 90 90 180 हो जाएंगे। अगर ये 110 हुआ तो ये कम हो जाएगा, 70 ही बचेगा। तो इसलिए अगर ये 90 नहीं तो ये 90 नहीं, फिर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये 90 नहीं है तो ये भी 90 नहीं हो सकता। तो अगर ये एंगल 90 नहीं है तो इतना तो क्लियर हो गया कि रेक्टेंगल के चारों एंगल्स 90 होते हैं, तो फिर रेक्टेंगल तो नहीं होगा आंसर, पैरेललोग्राम हो जाएगा। देखो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, मैं फिर से कह रहा हूं लेकिन अगर यहां पर चीजें आपने सीख ली, मैं 4-5 बार ये करके कराऊंगा, अभी नहीं, हर क्वाड में मिड पॉइंट्स मिलाएंगे। जब मैं स्क्वायर पढ़ाऊंगा तब भी मिड पॉइंट्स मिलाऊंगा, जब मैं रेक्टेंगल पढ़ाऊंगा तब भी मिड पॉइंट्स मिलाऊंगा, पैरेललोग्राम पढ़ाऊंगा मिड पॉइंट्स मिलाऊंगा, ठीक है, रोम्बस पढ़ाऊंगा तब भी मिड पॉइंट्स मिलाऊंगा। मैं फिर से कह रहा हूं बार बार कि मिड पॉइंट्स में मिलाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे चीजें, और हर बार यही करेंगे, जो चीज मैं बता रहा हूँ हर बार यही करूंगा। एक बार नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा, कोशिश करो, अगर ये चीज नहीं समझे फिर से दोबारा से बैक करके देखो, सीख लो। मैं फिर से कह रहा हूं ये सीख लो, बहुत काम आएगा। हर क्वाड में एक क्वेश्चन यहां से बनता ही बनता है, मिड पॉइंट्स को मिलाने वाला डायग्राम का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या बनता है वो। कुछ बच्चे रट भी लेते हैं, रट लो, लेकिन अगर आपको क्लैरिटी चाहिए कॉन्सेप्ट्स में या आगे चल के अच्छे क्वेश्चंस में आप ना फंसो, तो उसके लिए आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी कि दो चीजें आपको निकालनी हो। जल्दी बताओ, नहीं आया दोबारा से देखो फिर से, ठीक है, पहले इसको लिखो, समझो ध्यान से। मैं फिर कह रहा हूं 2 बार 3 बार 4 बार, जो चीज मैं बार बार बोल रहा हूं उस बात को समझो, हल्के में मत लो उसको, ठीक है, नोट करिए। अब याद रखना, कोई जनरल अगर क्वाड्रिलेटरल है और उसके मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमेशा समांतर चतुर्भुज बनता है। क्या बनता है? समांतर चतुर्भुज बनता है। अब समांतर चतुर्भुज के बारे में तो जानते ही होंगे। समांतर चतुर्भुज के बारे में अगर किसी को ना पता हो तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर। अभी आगे सब चीजें पढ़ाऊंगा बेटा, अभी तो शुरुआत करिए जनरल क्वाड्रिलेटर। समांतर चतुर्भुज का मतलब है कि एक ऐसा चतुर्भुज कुछ इस तरह का, इस तरह का, ये लाइन इसके पैरेलल, अगर ये साइड L है तो ये साइड भी L, ये इसके पैरेलल, ये साइड B है तो ये भी B होगी, और ये एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, ये अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा, ये एंगल 180 माइनस अल्फा, ये एंगल भी 180 माइनस, याद रखो। ये होता है समांतर चतुर्भुज। मतलब वहां पर हमको देखो डायग्राम जो बना है वो स्क्वायर की तरह लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में जब प्रूव किया तो वो समांतर ही है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग ये जनरल क्वाड्रिलेटरल है बेटा, ठीक है। चलिए, अब बात ये भी है कि जो चलो बन गया है, अब उसका एरिया कितना होगा। उम्मीद है नोट कर लिया होगा पॉज करके, ठीक है, पॉज कर लो और नोट कर लो। अब ये तो चलो बता दिया कि बढ़िया है, यहां से आंसर हमारा जो आया वो आया समांतर। क्या आया? समांतर, ठीक है। अब इस समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। ये जो PQRS बना इसका एरिया क्या होगा,
तो इसका एरिया बेटा हाफ होता है, हाफ होता है किसका, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। जो पूरा चतुर्भुज बनता है, ध्यान से सुनना, जो पूरा चतुर्भुज बना है ए बी सी डी और मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे तो उसका एरिया हमेशा हाफ होगा। मिड पॉइंट्स का जो एरिया, मिड पॉइंट से जो बनके हमारा समांतर चतुर्भुज बना है उसका एरिया जो होगा वो हाफ। ठीक है, कितना होगा, हाफ। चलिए भाई, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी थी, मिड पॉइंट्स को मिला के हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, उसके बारे में है, इसको लिखो फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नोट करिए, एक दो प्रॉपर्टीज और है बेसिक, उनको बता देते हैं फिर हम लोग घुसेंगे कैटेगरी में। ठीक है, अलग अलग चीजों को जानेंगे कि कैसे चीजें बनती हैं, क्या है, सारी चीजों की प्रॉपर्टी, बेसिक बेसिक चीजें। ठीक है, लिख लिया क्या आप लोगों ने, जल्दी बताइए। चलिए, लिख लिया होगा। आइए फिर से एक जनरल क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं। ठीक है, ये रहा, नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी और दिया, ए बी सी डी। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, यहां पर जितना भी एंगल है डी है, मैं इसका एंगल बाइसेक्टर खींच रहा हूं। एंगल बाइसेक्टर, ये लाइन क्या है, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर बहुत सारे बच्चे कौन ना जानते हैं, जैसे अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं तो सब जानते हैं। समद्वि भाजक, कोण समद्वि भाजक है। ठीक, कोण को आधा कर, कोण को आधा करके एंगल बाइसेक्टर खींच देते हैं। ये एंगल ए का आधा और ये एंगल तो आधे आधे। ठीक, अब जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, हमें थीटा चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए तो यहां पर दिया क्या है, एंगल सी और एंगल बी। मैं फिर से कह रहा हूं कि एंगल बी एंड एंगल सी आर गिवन, ये दिए गए हैं और मुझे करना है फाइंड थीटा, फाइंड करना है थीटा। तो यहां से थीटा का जो कॉन्सेप्ट बनता है वो ये होता है कि थीटा जो होता है वो एंगल बी और एंगल सी के योग का आधा होता है। इन दोनों के योग का आधा होता है। इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद आधा कर दो तो थीटा आ जाएगा। दोनों को जोड़ के आधा कर दो, थीटा आ जाएगा। नोट करो, फिर बात करते हैं कि कैसे। नोट करिए, फिर मैं बात करता हूं कि ये कैसे आया। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए। कोई ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको ये चीज होना चाहिए डायरेक्ट, जिसका एंगल बाइसेक्टर देगा वो एंगल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर वो दे दिया तो फिर क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, मान लो उसने कहा कि 80 है, ये 100 है, या उसने बोला ये 110 है, ये 50 है। अब एंगल बाइसेक्टर तो 25 हो गया, एंगल बाइसेक्टर है आधा हो गया, फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगा दो, सवाल खत्म। तो फिर सवाल नहीं बनेगा ना बेटा। सवाल तो ये बनेगा कि एंगल बाइसेक्टर इसका दिया है और एंगल ये दिए हैं, इनको और इनको कैसे रिलेट करोगे, ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, जैसे मान लो अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। कुछ चीजें एग्जांपल से ज्यादा समझ में आती हैं। जैसे मान लो मैंने ये, ठीक है, मैंने कहा कि ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है और दोनों मिल गए यहाँ पर O पर। ठीक है, नाम दे दिया ए, नाम दे दिया बी, ये एंगल 110 डिग्री और आपसे थीटा पूछ रहा, थीटा बताओ। अब कैसे करोगे बताओ, सोचो, लगाओ दिमाग भैया, कैसे करोगे आप, थीटा कैसे निकालोगे। तो अब दो तरीके हैं, या तो इन एंगल्स को मान लो, पहला तो तरीका यही है कि मान लो। अब जब मान लेंगे, लेकिन एक चीज याद रखना, मानने में क्या है, हमको ये चीज का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कहा था कि चतुर्भुज के चारों इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 360 होता है। इस बात का ख्याल रखते हुए हम एंगल बी और ए को मान सकते हैं अलग अलग। ठीक है, मैं उससे भी लगा के दिखाऊंगा, मैं कॉन्सेप्ट भी लगा के दिखाऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 50 और 110 हो गया 160, थीटा बराबर हो गया 160 और 160 बटे 2, 80 आएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है कि 80 आना चाहिए। अभी देखेंगे ये कैसे आया है। ठीक है, पहले 80,
दूसरा एक मेथड और है, मैं इसको अज्यूम करके मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ, लेट कर लिया मैंने, एंगल ए को मान लेते हैं। भाई कितना था 160 था, हमें 360 बनाना है, तो इन दोनों का सम 200 होना चाहिए, तो मैं दोनों को 100 मान लेता हूँ, इसको भी कह देता हूँ 100 डिग्री और एंगल बी को भी मान लेते हैं 100। अब ये एंगल बाय सेक्टर है तो 50, ये 50, ये भी 50, ये भी 50 मैंने माना है। और अब ये एक त्रिभुज बन रहा है और आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 50 50 थीटा 100 प्लस थीटा 180, थीटा का मान आ गया 80 डिग्री। देखो आपने अज्यूम करके माना तब भी आ गया, आपने प्रॉपर्टी लगाई तब भी आ गया। तो बात ये आया कहां से है? और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने 100 क्यों मान लिया, अलग अलग मान के देख लो, अलग अलग मान के देख लो, चलो कुछ और एज्यूम कर लेते हैं। देखो ये सब चीजें हैं, ये सब आप साथ में ही करेंगे। जैसे मान लो कि एंगल ए को हम मान लेते हैं 70 और हमें 200 चाहिए था, तो एंगल बी कितना होगा, तो आप कहोगे ये हो जाएगा 130 डिग्री। मानना है ये, आपको ध्यान रखना है 130 ही क्यों, एक को कुछ भी मान लो, एक तो आ ही जाएगा ना, क्योंकि चतुर्भुज चारों कोणों का योग होता है इंटरनल एंगल का सम 360, 110 और 150, 160 तो बचा 200, तो इन दोनों में 200 देना है हमको, कितना कितना देना वो आपके ऊपर डिपेंड। ठीक, अब अगर 70 दिया था तो ये एंगल 35, ये एंगल 35, ये 130 है तो ये 65 और ये भी कितना 65, 65 35 थीटा, 65 35 और थीटा 180, फिर से आप जोड़ोगे तो ये 100 आ जाएगा, 100 कर लो, आंसर तो वही आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों कुछ भी हो, इन दोनों के आधे से मतलब है हमको, इन दोनों के आधे से मतलब है हमको, है ना, दोनों के आधे से मतलब है, कितने कितने हैं उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब दोनों के सम का आधा चाहिए हमको, दोनों के क्या है उससे अलग इंडिविजुअल वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इनको दिया भी नहीं जाता सवाल में। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि ये आया कहां से। ठीक, चलो इसको प्रूफ करके देखते हैं। कुछ बच्चे तो याद कर लेंगे, याद कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर से कह रहा हूँ चीजों को आप जाना करो। चलो सबसे अब देखते हैं, इसको छोड़ो, अभी आते हैं चतुर्भुज पे। क्या है, मैंने ये चीज अभी थोड़ी देर पहले नहीं पढ़ाई थी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी का सम, चारों एंगल्स का सम 360 होता है। तो आपको यस, फिर आप कहोगे कि बी और सी गिवन है, बी और सी अगर दिए गए हैं तो बी और सी दे या रहने देते हैं। अब एक काम कर लेते हैं, मैं इन सब का आधा कर देता हूँ, एंगल ए बाई टू प्लस एंगल बी बाई टू, एंगल सी बाई टू प्लस एंगल डी बाई टू, और ये हो जाएगा 360 बटे 2, मतलब ये आ जाएगा 180। यहाँ तक ओके। अब अगर ध्यान से देखो तो इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, इस में ध्यान से देखो, ये रहा, क्लियर है मेरी बात, ए बाई टू प्लस डी बाई टू, ए बाई टू और डी बाई टू, अगर इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को अगर जोड़ दें और प्लस थीटा, भाई एंगल ए बाई टू प्लस एंगल डी बाई टू और प्लस थीटा बराबर कितना है 180, तो मैं इन दोनों की जगह इस थीटा को इधर भेज देता तो ये आ जाएगा 180 माइनस थीटा, इन दोनों की जगह मैं 180 माइनस थीटा रख देता हूँ, इन दोनों की जगह मैं लिख देता हूँ 180 माइनस थीटा प्लस एंगल बी बाई टू और प्लस एंगल सी बाई टू और बराबर 180। अब आप देख रहे हो 180 और 180 खत्म हो गया, ठीक है भाई। अब इस थीटा को ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर बच जाएगा एंगल बी बाई टू और प्लस एंगल सी बाई टू और इधर थीटा आएगा तो पॉजिटिव, और यही चीज हमको प्रूव करनी थी, यही चीज हमको प्रूव करनी थी। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई है, नोट कर लीजिए फटाफट। यहाँ से देखो क्वेश्चंस बनते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको चीजों को ध्यान से समझना होगा, करना होगा। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको लग रहा है कि नहीं भैया ये चीज हमको नहीं समझ में आई। एक कॉन्सेप्ट और है, जरा उसको भी देख लेते हैं। एक्चुअल में वो कॉन्सेप्ट सर्कल का है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट किसका है, सर्कल का है।
तो उसको समझिएगा कैसे करेंगे। ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास एक सर्कल है, क्या है? सर्कल, ये रहा एक सर्कल, ठीक। और सर्कल के बाहर मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, थोड़ा सा ये ऐसे कर लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे, ठीक है। और एक लाइन और ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से टच करते हुए कुछ ऐसे, ठीक है। या तुमको अगर लग रहा हो कि नहीं ये क्या कर रहा हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैनुअली कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो इसको टच करते हुए जा रही है। यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ कर दी जो इसको टच करते हुए जा रहा है। यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ से ऐसे टच करते हुए जा रहा है, और एक और यहाँ से बना देते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ों को मैं इरेज़ कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। दिस नाम दे देते हैं, बाहर एक चतुर्भुज बन गया है ए, बी, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी, ठीक है। तो एक क्वाड्रिलेटरल बनके नज़र आ रहा है ए, बी, सी, डी। क्या नज़र आ रहा है? ए, बी, सी, डी, ठीक है। चलो, अब इसका कॉन्सेप्ट होता है अगर सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है जो टच करता हुआ जा रहा है, तो फिर अपोजिट साइड्स का जो सम होता है, अपोजिट साइड्स का मतलब ए बी, ये वाली साइड, ध्यान से सुनो, ये वाली साइड ए बी और डी सी, ए बी प्लस डी सी बराबर होता है इसके, ये अपोजिट साइड्स डी ए और डी ए प्लस ये अपोजिट साइड्स का सम बराबर। और ये भी एक जनरल क्वाड की तरह बना हुआ है, ठीक है। उसमें भी एंगल्स या साइड्स ऐसा कुछ नहीं कि बराबर, ठीक है। उम्मीद है ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि भैया ये आया कहाँ से है ना? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है कैसे, बराबर कैसे? तो यहाँ पर एक सर्कल का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सर्कल पढ़ाऊंगा। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट से अगर मैं दो स्पर्श रेखाएं टेंजेंट्स खींचूं, जैसे टेंजेंट ए और ये बी, तो एक टेंजेंट है पीए और एक टेंजेंट है पीबी, एक स्पर्श रेखा पीए और पीबी, दोनों टेंजेंट्स की लंबाइयां बराबर होती है, मतलब पीए जो है वो बराबर है पीबी, ये ठीक है। किसी बाहर वाले पॉइंट से अगर सर्कल पर टेंजेंट्स खींची जाती है तो टेंजेंट्स की लंबाइयां कितनी होती है? बराबर। बस यही कंसेप्ट यहाँ यूज हुआ है। कैसे यूज हुआ है जरा ध्यान से देखिएगा। ये टेंजेंट है और ये यहाँ पर टच कर रहा है, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होगी, यही कॉन्सेप्ट है। अगर इस लेंथ को x कहे तो ये लेंथ भी x होगी। एक चीज और ध्यान से देखो फिर से, ये पॉइंट B है, B से एक टेंजेंट स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा, तो ये अगर y लेंथ है तो ये लेंथ भी y होगी। ऐसे ही अगर मैं इस पॉइंट से देखूं तो ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट है स्पर्श रेखा, तो ये अगर z है तो ये लेंथ भी z होगी। ऐसे ही और ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पर एक टेंजेंट है, ये वाली लेंथ, ये टेंजेंट है, अगर इसको स्मॉल a है तो ये लेंथ भी स्मॉल a होगी। अब अपोजिट साइड्स आप देख लीजिए, ए बी की लेंथ कितनी है? ए बी की लेंथ है x प्लस वाई प्लस डी सी की वैल्यू ए प्लस जेड, ए प्लस जेड, ठीक है। इधर वाली को देख लेते हैं, इधर वाली कितनी है? डी ए की लेंथ है ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स प्लस सी बी की लेंथ या बी सी की लेंथ वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड। अब अगर तुम ऑब्जर्वेशन तुम्हारा अच्छा है देख लो क्या ये दोनों बराबर नहीं है? ए एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई जेड। उम्मीद है ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है आपको, ठीक है। तो चलिए भाई, इस क्लास को हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है हमारा यहीं पर कंप्लीट हो रहा है। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे कैटेगरी में, कैटेगरी में हम लोग स्क्वायर पढ़ सकते हैं या रेक्टेंगल पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। चलिए, तो मिले हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक ख्याल रखिए, मस्त रहिए।